हेलो फ्रेंड, आपके अपने YouTube चैनल जीएस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 31/3/2016 शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए मैथ के सारे सवालों पे। इससे पहले आप लोगों का 8 पार्ट तक हो चुका है, जिसमें हम लोग 222 नंबर सवाल तक देखे हैं। आज 223 नंबर का स्टार्ट होगा, जरा सा गौर करिएगा। 223 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है यदि x/5 + y/7 बराबर 1 है और x बराबर 2 दिया है तो बोला y का वैल्यू कितना होगा। गौर करिएगा सर, यहाँ पे हम लोगों को दिया है x/5 + y/7 बराबर दिया है 1। बोला है आगे x बराबर 2 दिया है हम लोगों को, बोला y का वैल्यू कितना होगा। तो जरा सा गौर करिएगा, x का वैल्यू हम लोग 2 रख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2/5 + y/7 बराबर हो जाएगा 1। ये उधर जाके माइनस होगा, यानी y/7 बराबर हो जाएगा 1 - 2/5। देखिए सर, यहाँ 5 एकम 5, 5 में से 2 गया तो 3/5, यानी y/7 बराबर हो जाएगा 3/5। जब इसको सॉल्व करिएगा तो 21/5, यानी y बराबर हो जाएगा 21/5, जो कि हम लोगों के ऑप्शन में डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 224 नंबर का बोला 3 4 5 3 6 3 4 5 3 का माध्य, बहुलक एवं माध्यिका ज्ञात करें। देखिए सर, ऐसा पहले भी ढेर सारा सवाल हो चुका है, तो आज फिर से बता रहे हैं। इसका माध्य भी ज्ञात करना है, बहुलक भी ज्ञात करना और माध्यिका भी ज्ञात करना। आइए सबसे पहले दी गई संख्या को या तो अवरोही या तो आरोही क्रम में हम लोग सजा लेते हैं। आरोही क्रम में ही सजा लेते हैं। तो जरा सा गौर करिएगा, यहाँ पे 224 नंबर का सवाल है। तो हम लोगों को संख्या दिया है, देखिए 3 जो है 4 टाइम्स आया है, 3 3 3 3, और देखिए 4 जो है आपको 2 टाइम्स आया है, तो 4 हो जाएगा। और ये 5 जो है आपका 1 2 टाइम्स आया है, 5 2 टाइम्स आया है, और 6 जो है 1 टाइम्स आया है। इसका माध्य ज्ञात करने, माध्य मतलब होता है औसत। औसत कैसे निकालते हैं सर हम लोग? सभी आंकड़ों का योग बटे नंबर ऑफ डाटा। तो देखिए यहाँ पे माध्य निकालने के लिए हम लोगों को सभी का योग करना पड़ेगा, यानी 3 + 3 + 3 + 3 प्लस हो जाएगा 4 + 4 प्लस हो जाएगा 5 + 5 + 6। देखिए ऊपर में 9 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बट्टा 9 कर देंगे। ऊपर वाले को जोड़िएगा, 3 चौके 12 12 4 16 16 4 20 20 10 30 6 36 36/9 4 हो जाता है। यानी माध्य कितना हो जाएगा हम लोगों का? 4 हो जाएगा। बहुलक पूछा था। बहुलक किसको बोलते हैं? जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक बार हो वो बहुलक कहलाता है। तो यहाँ देखिए 3 4 बार आया है, और 4 2 बार आया है, 5 2 बार आया है, 6 1 बार आया है। तो किसकी बारंबारता सबसे अधिक बार है? 3 की बारंबारता सबसे अधिक बार है, तो बहुलक क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोगों का? बहुलक बराबर हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा। देखिए आगे माध्यिका में पूछा है, तो माध्यिका कैसे निकालते हैं पता है ना आप लोगों को? तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है, माध्यिका निकालने का रूल है, कितना टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 में अपने मन से 1 जोड़ दीजिएगा, बट्टा 2, यानी इतनावा पद जो है आपका माध्यिका कहलाएगा। तो 10/2 5 होता है, 5वां पद आपका माध्यिका कहलाएगा। 5वां पद क्या है सर इसमें? 1 2 3 4 5, 5वां पद 4 है, तो माध्यिका हम लोगों का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा आंसर। यानी ऑप्शन नंबर डी में देखिए, माध्य माध्यिका बहुलक पूछा था, तो माध्य 4 बहुलक 3 और माध्यिका 4 हो जाएगा। तो 4 3 4 ऑप्शन नंबर डी में है, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाता है। अगला सवाल सुनिएगा 225 नंबर का। बोला है 3x + y × 2x - 3y को हल करें। जरा सा गौर करिएगा, यहाँ पे 225 नंबर का सवाल क्या बोला है हम लोगों को? बोला 3x + y × में दिया है हम लोगों को 2x - 3y। बोला इसका मान ज्ञात करिए। तो ऐसे गुना करने जानते हैं ना सर आप लोग? 3x से पहले दोनों टर्म में गुना करेंगे, तो 3x से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x² प्लस 3x से -3y में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x से -3y में गुना करिएगा तो -9xy हो जाएगा। फिर देखिए दोनों के साथ गुना हो गया, अब y से इस दोनों में गुना करेंगे तो y से 2x में गुना करिएगा तो हो जाएगा 2xy हो जाएगा, प्लस y से फिर -3y में गुना करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -3y²। देखिए तो 9xy में से 2xy जाएगा तो हम लोगों के पास बचेगा 6x² - 7xy माइनस हो जाएगा 3x²। ठीक है सर, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल सुनिएगा 226 नंबर का। बोला है 15 व्यक्ति एक काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो उसी काम को 9 व्यक्ति कितना दिन में कर देगा? सिंपल है, जरा गौर करिए। यहाँ पे 226 नंबर का सवाल है, 15 व्यक्ति 30 दिन में कर देता है। 15 में 30 दिन में करता है, जरा सा गौर करिए यहाँ पर।
15 मेन 30 दिन में करता है, तो 1 मेन कितना दिन में करेगा सर? 1 मेन 15 आदमी रोजे रोज काम करता है तब 30 दिन में समाप्त होता है। अगर एक आदमी रोज रोज काम करेगा तो बहुत ज्यादा दिन, यानी कितना दिन समय लगेगा? 15 गुना 30 दिन समय लगेगा, है ना सर? बोला है आगे कि 9 व्यक्ति अगर रोज रोज काम करे तो कितना, इसीलिए 9 व्यक्ति आदमी बढ़ गया तो अब कम समय लगेगा। 15 गुना 30 बट्टा 9 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 10 है 30, 3 5 15, यानी कितना दिन लग जाएगा? तब 50 दिन लगेगा। ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल सुनिएगा 227 नंबर का। बोला है एक धनराशि पर समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों और 5 वर्षों में के बाद परिपक्वता मूल्य 8255 और 9425 रुपया हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करें। तो जैसा गौर करिए, ये अभी पैसा लगाया, कुछ पैसा बैंक में लगाया, 3 वर्ष के बाद जाके एटीएम में देखा तो उसका रुपया हो गया 8255। फिर अभी जो पैसा ला, अभी के 5 वर्ष बाद फिर से जाके एटीएम में देखा तो उसका रुपया हो गया एटीएम में 9425 रुपया। बोला दर ज्ञात करे, किस दर से पैसा लगा? गौर करिएगा जरा सा यहाँ पे फिगर पे। यहाँ देखिए 227 नंबर के सवाल में क्या बोला था? अभी मूलधन लगाया, 3 वर्ष के बाद धन कितना हो गया? 3 ईयर्स बाद हो गया इसका धन 8255 रुपया। गौर करिएगा 8255 रुपया हो गया। फिर अभी से 5 वर्ष के बाद धन हो गया उसका, 5 वर्ष के बाद धन हो गया 9425 रुपया। यानी सर ये अभी से 3 वर्ष के बाद टोटल धन को दर्शाता, अभी से 5 वर्ष बाद के टोटल धन को दर्शाता। ये जो 2 वर्षों के दौरान जो भी धन में वृद्धि हुआ है वो 2 वर्षों का ब्याज होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये 2 वर्षों में कितना धन बढ़ गया आपका, दोनों का माइनस करिएगा तो 1170 आता है। यानी 2 वर्ष में आपको 1170 रुपया का ब्याज मिला है। 2 ईयर्स का ब्याज आपको मिला है 1170 रुपया। इसलिए 1 ईयर्स का ब्याज कितना हो जाएगा? 1170/2, यानी हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 अठे 16, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, 2 पंचे 10, 585 रुपया। हम लोगों को पता चल गया टाइम 1 वर्ष का जो ब्याज है, 1 वर्ष का एसआई 585 रुपया मिलता है। ये ब्याज पता चल गया, समय पता चल गया, 1 वर्ष का ब्याज कितना? 585। अब मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे सर? जब 3 वर्षों के बाद आपका धन 8255 रुपया हो गया था तो इसमें 3 वर्ष का ब्याज भी जुटा हुआ होगा। अगर इसमें 3 वर्षों का ब्याज माइनस कर देंगे तो मूलधन हम लोगों को पता चल जाएगा। तो यहां देखिए, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? 8255 माइनस हो जाएगा आपका 585 गुना हो जाएगा 3। तो इसको माइनस कर लीजिएगा तो आपका धन आ जाएगा। देखिए जरा सा इसको सॉल्व करते हैं या इसको नीचे में ही लिखते हैं। मूलधन कितना हो जाएगा? 8255 में हम लोग माइनस कर देंगे 3 वर्षों का ब्याज। 1 वर्षों का ब्याज 585 है तो 3 वर्षों का कितना हो जाएगा? 585 गुना 3 हो जाएगा। तो इसको माइनस करिएगा 8255 में से 5 तिया 15, 8 तिया 24, 1 25, 5 तिया 15, 15 2 17। इसको माइनस कर दीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे भी। आगे देखिए 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा और यहाँ 7 में से 1 जाएगा 6। यानी मूलधन पता चल गया हम लोगों को 6500 रुपया। बोला दर ज्ञात करिए। तो सारा चीज आप लोगों को मालूम है सर, समय मालूम है, ब्याज मालूम है, मूलधन मालूम है, दर तो निकल ही जाएगा। दर का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है फॉर्मूला दर का? बताइए। ब्याज गुना 100, तो ब्याज गुना 100 मतलब 585 गुना 100। अब बटे होता है मूलधन गुना समय, तो मूलधन हम लोगों को दिया 6500 गुना समय दिया है 1। जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 9% आंसर आ जाएगा। ठीक है, सुनिएगा 228 नंबर का। बोला कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा? जरा सवाल करिएगा। 228 नंबर का सवाल में क्या बोला है? बोला कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस है 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा है, प्लस हम लोग सॉरी माइनस दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। जैसा गौर करिएगा दोनों को हम लोग एक साइड ले आते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2 tan थीटा इंटू हो जाएगा कॉट थीटा। याद रखिएगा tan थीटा कॉट थीटा अगर गुना में हो तो दोनों कट जाता है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो 1 + 2 बराबर आंसर कितना हो जाएगा हम लोगों का? 3 हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ जाए। अगला सवाल सुनिएगा 229 नंबर का। बोला P और Q के गति का अनुपात 2:3 दिया है। बोला 3 घंटे में Q 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो P की गति कितना होगा? जैसा गौर करिएगा सर, यहाँ पे 229 नंबर का सवाल जो हम लोगों से पूछा है
P और Q के स्पीड का रेशियो दिया है हम लोगों को 2:3। आगे देखिए Q का डाटा दिया है सर, Q के बारे में एक डाटा दिया है कि बोला ये 3 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी, 3 घंटा मतलब समय 3 आवर दूरी कितना कवर करता है सर, 360 किलोमीटर दूरी सफर करता है। तो Q का चाल कितना हो जाएगा, चाल बराबर होता है इसका, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, तो 360 बटा 3 हो जाएगा, यानी Q का चाल है गया 120 किलोमीटर प्रति आवर। अब जरा सा गौर करिएगा, बोला बताइए P की चाल कितना होगा। अब सर एक बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये Q का चाल जो है संख्या में दिया है, Q का चाल 120 किलोमीटर पर आवर, तो अनुपात में देखेंगे Q का चाल कितना, 3 है, अनुपात में Q का चाल 3 है, लेकिन संख्या में Q का चाल 120 है, यानी अनुपात 3 का वैल्यू 120 होगा, अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा 40, अनुपात 1 का वैल्यू 40, तो अनुपात 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 80, यानी अनुपात 2 का वैल्यू 80 किलोमीटर पर आवर, यानी P का चाल निकल गया 80 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सुनिएगा, अगला सवाल है सर 230 नंबर में, बोला 2.5 किलो सब्जी का कीमत 120 रुपया है, तो 1 किलोग्राम के 3/4 का मूल्य कितना होगा। 2.5 मतलब 5/2 kg। जरा सवाल करिएगा, यहाँ पे हम लोगों के 230 नंबर सवाल में जो पूछा है 2.5 किलो यानी 5/2 kg का मूल्य, 5/2 kg का मूल्य कितना दिया हम लोगों को, 120 रुपया दिया है ना। तो देखिए 1 kg यानी कम सामान खरीदेंगे तो कम रुपया लगेगा, 1 kg का मूल्य कितना हो जाएगा, जरा सा गौर करिएगा, 120/5/2 हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों से पूछा 3/4 यानी 3/4 kg का वैल्यू कितना होगा, तो 3/4 kg का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 120/5/2 गुना हो जाएगा 3/4, तो ये पलट जाएगा, तो 120 गुना 2/5 गुना हो जाएगा 3/4, काटिएगा इसको, 4 तिया 12, 30 हो जाएगा, 5 6 के 30, तो 3 दूना 6 6 के 36, यानी 3/4 kg का मूल्य कितना हो जाएगा, 36 रुपया हो जाएगा। ठीक है सर, अगला सवाल सुनिएगा 231 नंबर का, बोला है 10 10 9 10 10 11 10 11 9 का इस समुच्चय का मानक विचलन क्या होगा। इससे पहले भी सर हर एक सेट में एक बार इस प्रकार का सवाल आ ही चुका है, तो चलिए एक बार फिर से सीखिएगा कि मानक विचलन कैसे निकाला जाएगा। देखिए जो संख्या दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग। 231 नंबर में संख्या क्या दिया हम लोगों को, 10 दिया, 10 दिया, 9 दिया, फिर 10 दिया, फिर 10 दिया, 11 10 11 और 9 दिया है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 5 4 9, यहाँ भी देखिए आपका 9 टर्म हो गया। तो मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले सर आपको माध्य निकालना पड़ेगा। तो देखिए तो इसका माध्य कैसे, माध्य मतलब औसत, औसत कैसे निकालते हैं, सभी आंकड़ों का योग बटे नंबर ऑफ डाटा, तो सबका योग करिएगा, तो 10 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 9 बट्टा में हो जाएगा, 9 टर्म है तो बट्टा में 9 हो जाएगा, ऊपर वाले को जोड़िएगा तो आ जाएगा 90, 90/9 होता है 10। ये तो माध्य निकल गया। अब सीखिएगा थोड़ा सा ट्रिक है मानक विचलन निकालने का। मानक विचलन जरा सा गौर करिएगा, मानक विचलन निकालने के लिए आपको हॉल रूट में करना पड़ेगा। पहला चर मान में से माध्य को घटाइए, तो 10 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा सर, 0, 0 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, प्लस फिर दूसरा चर मान में से माध्य को घटाइएगा, तो 10 में से 10 जाएगा 0 और 0 का स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस फिर 9 में से 10 को घटाइएगा तो -1 होगा, तो -1 का स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस फिर देखिए 10 में से 10 घटाइएगा 0, तो 0 का स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस फिर 10 में से 10 घटाइएगा 0, 0 का स्क्वायर, 11 में से 10 घटाइएगा 1, 1 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस 10 में से 10 घटाइएगा 0, तो स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस फिर 11 में से 10 घटाइएगा 1 का होल स्क्वायर, प्लस 9 में से 10 घटाइएगा तो -1 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। अब बट्टा में देखिए जरा सा, बट्टा में जितना टर्म ऊपर में है बट्टा में उतना से भागा देना पड़ेगा, तो 9 टर्म है, 9 से भागा दे दीजिएगा, मानक विचलन निकल जाएगा। तो ऊपर में देखिए 0 का स्क्वायर 0 0, ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो ऊपर में 4/9 का होल रूट यानी 2/3, यानी इसका मानक विचलन क्या हो जाएगा सर, 2/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा 232 नंबर का, बोला 4 8 7
व्हाट का चतुर्थानुपाती क्या होगा। देखिए सर, एक फॉर्मूला जानिएगा 232 नंबर में, चतुर्थानुपाती बराबर होता है, पीछे भी सवाल आ चुका है, चतुर्थानुपाती बराबर होता है बी गुना सी बटे ए होता है। बी मतलब सर यहां हम लोगों को संख्या दिया था 4 8 7, तो 8 गुना 7, अब बट्टा कर दीजिएगा ए मतलब 4, 4 दूना 8, यानी चतुर्थानुपाती हो जाएगा 14। ठीक है, तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। सवाल सुनिएगा, बोला है 233 से 235 तक पाई चार्ट एक कक्षा की छात्रों के पसंद को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। देखिए पाई चार्ट को थोड़ा समझिएगा। लैंग्वेज विषय को 10% विद्यार्थी पसंद करता है, कंप्यूटर साइंस को 15% विद्यार्थी पसंद करता है, सोशल साइंस को 10% विद्यार्थी पसंद करता है, केमिस्ट्री को 20% विद्यार्थी पसंद करता है, मैथ को 20% विद्यार्थी पसंद करता है और फिजिक्स को 25% विद्यार्थी पसंद करता है। अब सर इसी के आधार पर हम लोगों को सवाल का जवाब देना है। तो पहला 233 नंबर का सवाल है, भौतिक विषय से संबंधित सेक्टर कोण कितना होगा। भौतिक यानी सर फिजिक्स, फिजिक्स में फिजिक्स को 20% विद्यार्थी पसंद करता है, बोला इसका डिग्री में माप कितना होगा। तो जरा सा गौर करिएगा, फिजिक्स को यहां पर 25% विद्यार्थी पसंद करता है, बोला इसका डिग्री में माप बताइए। तो सर याद रखिएगा, परसेंट को डिग्री में बदलने के लिए 360 से गुना करते हैं, मतलब 25% उड़ाइएगा तो 100 आएगा। अब इसको डिग्री में बदलना है तो 360 से गुना कर दीजिएगा, तो ये 25 चौके 100 और 4 नमा 36, यानी फिजिक्स को 25% विद्यार्थी पसंद करता है। अगर बोलेंगे डिग्री में तो 90 डिग्री विद्यार्थी फिजिक्स को पसंद करता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अगला 234 नंबर का सवाल सुनिएगा, बोला यदि छात्रों की कुल संख्या 500 हो तो ऐसे छात्र जो कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र, भौतिक पसंद करते हैं उसका अनुपात अन्य विषयों के छात्र के साथ कितना होगा। जरा सा गौर करिए, क्या बोला सर, अगर टोटल छात्र कक्षा में 500 हो, टोटल छात्र 500 हो, जरा सा गौर करिएगा, यहाँ टोटल छात्र 500 हम लोगों को दिया है, तो इसको हम लोगों ने लिख दिया। बोला है इसमें जो कंप्यूटर, रसायन और भौतिकी पसंद करता है उसका संख्या अन्य से रेशियो पूछा है। कौन कौन दिया है, कंप्यूटर, रसायन और भौतिकी। तो आप ग्राफ को देखिएगा, कंप्यूटर को कितने प्रतिशत लोग पसंद करते हैं, 15%, और रसायन यानी केमिस्ट्री को कितना प्रतिशत लोग पसंद करता है, 20%, और फिजिक्स को कितना प्रतिशत लोग पसंद करता है, 25। तो ये कंप्यूटर 15 और फिजिक्स का 25, तो टोटल हो जाएगा 40 और 20 रसायन में, तो टोटल कितना हो जाएगा, यानी कंप्यूटर, रसायन और फिजिक्स मिला के टोटल 60% विद्यार्थी ऐसे हैं जो ये तीनों सब्जेक्ट मिलाकर पसंद करते हैं। जैसा गौर करिएगा, यानी कंप्यूटर प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट मिला के 60% है, यानी टोटल विद्यार्थी का 60% ये तीनों सब्जेक्ट को पसंद करता है। तो 60 का परसेंट यानी हो जाएगा 300 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इन तीनों सब्जेक्टों को पसंद करता होगा, और जो शेष टोटल 500 है, 300 तो ये तीनों सब्जेक्ट को पसंद करता है, शेष जो 200 बचा होगा वो अन्य सब्जेक्टों को पसंद करता होगा। तो अन्य सब्जेक्ट को कितना पसंद करता होगा सर, अन्य सब्जेक्ट को पसंद करने वाला हो जाएगा 200। बोला यही इसका और इसका अनुपात बताइए, तो 300 अनुपात 200 निकालिएगा, डबल जीरो कटेगा तो आंसर हो जाएगा 3:2, यानी इसी को आप लिख सकते हैं 3/2 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला सवाल है, बोला है यदि कक्षा में कुल 80 छात्र हो तो कितने छात्र को कंप्यूटर पसंद है। टोटल, इस बार टोटल छात्र बोला यदि 80 छात्र हो तो कंप्यूटर कितना पसंद करता है, जैसा गौर करिए, टोटल छात्र 80 दिया है, आप देखिएगा तो कंप्यूटर को पसंद करने वाले लोग 15% है, तो टोटल जब 80 है और उसका 15% कंप्यूटर पसंद करता है तो संख्या पूछा है। तो जैसा गौर करिएगा, यानी 80 का 15% निकालिएगा तो कंप्यूटर पसंद करने वाला निकल जाएगा। ये देखिए, ये जीरो कटेगा, 5 दिया 15, 5 दूना 10 और 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी 12 लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर को पसंद करते होंगे जब टोटल छात्र 80 हो तब। ठीक है, तो आगे सवाल सुनिएगा 236 नंबर का। बोला एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% लाभ पर 1250 में बेच दिया तो क्रय मूल्य कितना होगा। 25% लाभ पर बेचा,
250 में बोला क्रय मूल्य कितना होगा। तो जैसा यहाँ गौर करिएगा 236 नंबर का सवाल है, बोला 25% लाभ कितना हुआ सर, यहाँ पे इसको 25% लाभ हुआ है। तो कितना में बिका है सामान, विक्रय मूल्य हम लोगों को दिया है यहाँ पर 1250 रुपया, और क्रय मूल्य नहीं दिया है तो क्रय मूल्य को हम लोग मान लेते हैं x रुपया। और आप ये बात जानते होइएगा, लाभ या हानि जब भी होता है वो क्रय मूल्य पर होता है, और दुनिया का कोई भी चीज पहले से 100% होता है। यानी ये 25% लाभ पर बिका है तो क्रय मूल्य 100% है, यानी इससे 25% अधिक में बिका होगा, यानी क्रय मूल्य तो अपने आप में पहले से 100% है। 25% लाभ पर बिका, यानी इससे 25% अधिक पर बिका होगा, यानी इसका 125% पर बिका होगा। लेकिन बिका कितना में सर, 1250। ये भी विक्रय मूल्य को दर्शाता है, ये भी विक्रय मूल्य को दर्शाता है, यानी x का मतलब गुना 125/100% उड़ेगा तो बराबर हो जाएगा 1250, ये हो जाएगा 10, यानी x बराबर हो जाएगा 1000 रुपया। तो वही बोला था क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1000 रुपया हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 237 नंबर का बोला जेड की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु का आधा है, 5 वर्ष बाद ए और जेड की वर्तमान आयु का अनुपात उस समय 11:6 हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद जेड की आयु बताइए। जरा सा गौर करिएगा सर, जैसे जैसे हम लोगों को क्वेश्चन बोलेगा वैसे हम लोगों को करना है। बोला जेड की वर्तमान आयु ए की आयु की आधी है, तो ए की आयु की आधी है, तो ए की वर्तमान आयु को मान लेते हैं हम लोग 2x वर्ष मान लिया हमने। और बोला जेड की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु की आधी है, यानी इसका वर्तमान आयु हो जाएगा x वर्ष। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि 5 वर्ष बाद ए और जेड के आयु का अनुपात 11:16 होगा। 5 वर्ष बाद ए का आयु और जेड के आयु का अनुपात 11:6 होगा। तो 5 वर्ष बाद दोनों के आयु का अनुपात है, हम इधर भी 5 वर्ष बाद दोनों के आयु का अनुपात निकालेंगे। जब सर ये अभी 2x है तो 5 वर्ष बाद इसका एज कितना होगा, 2x + 5 का होगा। अभी ये जेड x वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद ये कितना होगा, x + 5 वर्ष का होगा। यानी ये 5 वर्ष बाद दोनों का आयु है, बीच में बट्टा लगा है, यानी 5 वर्ष बाद दोनों के आयु का रेशियो है, और ये भी 5 वर्ष बाद दोनों के आयु का रेशियो सेम बात है। दोनों को हमने बराबर कर दिया, कोना कोनी गुना करिएगा तो हो जाएगा 6 दूना 12x + 6 पंचे 30 बराबर हो जाएगा इधर 11x प्लस हो जाएगा 55। देखिए ये इधर आएगा तो x बराबर हो जाएगा उधर 25, यानी x का वैल्यू निकल गया 25। x किसको माने थे सर आप, यानी z का वर्तमान आयु 25 वर्ष है। बोला 3 वर्ष बाद कितना होगा, तो z का आयु 3 वर्ष बाद पूछा है, तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा, अभी 25 का है तो 3 वर्ष बाद 25 + 3 यानी 28 ईयर्स का हो जाएगा। ठीक है सर, आगे सवाल सुनिएगा। 238 नंबर का बोला दो संख्याओं का योग 15 है और अंतर 3 है, तो वह अंक कौन कौन होंगे। देखिए सिंपल है, दो संख्या को हम लोगों ने एक्स वाई मान लिया। अब एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है 238 में, बोला है दोनों का योग 15 है, यानी x + y बराबर हम लोगों को दिया है 15, और बोला दोनों का अंतर 3 है। x - y बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, y कटेगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा सर, 18 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। x का मान कहीं भी रख दीजिएगा कोई भी समीकरण में तो y का वैल्यू निकल जाएगा 6 निकल जाएगा। वही बोला था x और y दोनों संख्या का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6 और 9, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 239 का बोला 6 7 8 9 5 6 7 4 8 9 5 9 आंकड़ों का रेंज ज्ञात करिए। रेंज मतलब होता है जो सबसे बड़ी संख्या और जो सबसे छोटी संख्या है, दोनों का अंतर पूछा है। तो जैसा गौर करिएगा, रेंज निकालना है सर। यहाँ पे कितना नंबर सवाल है, 239 नंबर। रेंज देखिए कैसे निकलता है, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन नजर आ रहा है आपको, 9, और सबसे छोटी संख्या देखिए तो कौन नजर आ रहा है, 4। दोनों का अंतर कितना होता है, 5। तो दोनों का रेंज कितना हो जाएगा इस संख्याओं का, 5 हो जाएगा। 240 नंबर का
बोला एल और एम क्रमशः किसी काम को 30 दिन और 90 दिनों में कर सकते हैं। यदि ये एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में उस काम को पूरा कर लेंगे। जरा सवाल करिएगा सर, यहाँ पे 240 नंबर के सवाल में क्या बोला है, एल किसी काम को कितना दिन में कर लेता है, 30 दिन में कर लेता है, और एम उसी काम को कितना दिनों में करता है, 90 दिनों में करता है। बोला दोनों मिलकर कितना दिनों में करेगा, एल प्लस एम का डे पूछा है सर। डे मतलब दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में कर देगा। एक आसान सा ट्रिक याद रखिएगा, जब दोनों का पर्सनली डे दिया, पर्सनली डे मतलब ये इतने दिनों में करता है, ये इतने दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा। इसका फॉर्मूला है ए बी बटा ए प्लस बी। ए मतलब सर पहला का डे और बी मतलब दूसरा का डे, और ए प्लस बी मतलब दोनों डेयों का योग हो जाएगा 120। 30 चौका 120, 2 दूना 4, यहां हो जाएगा 45। 45 का आधा करिएगा तो सारे 22 दिन आ जाएगा। यानी सर अगर एल 30 दिन में करता है, एम 90 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर सारे 22 दिनों में पूरा काम कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 241 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। 241 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है यहां पर देखिए एक्स वाई जेड समानांतर है और बोला है टी उन सभी को छेदने वाला एक आरा है। बोला निम्नलिखित में से कौन से सूची के कोनों का माप समान होगा। जरा सा गौर करिएगा सर। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग। फिगर में देखिए हम लोगों को इस प्रकार से दिया है, ये x है और ये फिर हम लोगों को y दिया है, और देखिए एक तीसरा दिया हम लोगों को z दिया है। बोला है ना कि यहां पर देखिए हम लोगों को दिया है इस प्रकार से दिया है, और बोला है ये छेदक रेखा है। इस प्रकार से हम लोगों को यहाँ 1 दिया है और ये हम लोगों को 2 दिया है। ये इसका नाम T है इस रेखा का, इसका नाम 4 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7, 8, 9 है। और बोला है इसमें कौन सा कोण समान माप का होगा। तो गौर करिएगा सर, जब ये तीनों समानांतर रेखा है तो संगत कोण से इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला बराबर होगा। यानी कोण 1 बराबर हो जाएगा, कोण 4 बराबर हो जाएगा, कोण 7। ऐसा किससे होता है सर, संगत कोण से। ठीक है, आगे देखिए कोण 7 बराबर कोण 9 है शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि जब दो सरल रेखा एक दूसरे को काटता है तो आमने सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होता है। तो यहाँ कोण 7 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 9 हो जाएगा। किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। जैसा गौर करिएगा, शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहाँ पर देखिए 7 बराबर जब 9 है तो 7 की जगह 9 लिख सकते हैं हम लोग। यानी कोण 1 बराबर हो जाएगा, कोण 4 बराबर हो जाएगा, कोण 9, आंसर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर जब 7 बराबर 9 है तो कोण 4 बराबर भी तो 6 होगा। हाँ सर, वो भी हो सकता है। कोण 5 बराबर भी 3 होगा, वो भी हो सकता है। लेकिन ऑप्शन में लाने के लिए हम लोगों को बस इतना ही करना है। ठीक है, आप अगर ऑप्शन दूसरे फॉर्मों में दिया रहता तो शायद आपको वो भी करना पड़ता कि कोण 4 बराबर 6, तो कोण 4 की जगह 6 रखते, शायद वो ऑप्शन में दिखता, तो वो करते हम लोग। यहाँ पर ऑप्शन को हम लोगों को इसी फॉर्म में दिया हुआ था, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण 4 बराबर कोण 9। सुनिएगा 242 नंबर का। बोला 1125 डिग्री का मान कितना होगा। जैसा सुनिएगा सवाल, 242 नंबर का सवाल क्या है, 1125 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। जब भी सर हम लोगों से 360 डिग्री से अधिक वाले कोणों का माप पूछा जाए तो सबसे पहले 360 डिग्री से भागा देके छोटा कर लेंगे, यानी जो शेष बचेगा उसके जगह रख देंगे। जब इसमें 360 से भागा दीजिएगा तो 360 तिया होता है 1080, तो 1080 इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो बचेगा आपका 45। यानी 1045 का वैल्यू हम लोगों को जानना है। 1045 का वैल्यू हो जाता है 1, आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1। यानी सर 1125 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो 1045 का वैल्यू, 1045 का वैल्यू 1 है, यानी 1125 डिग्री का भी वैल्यू 1 होगा। इस बातों को याद रखिएगा, जब भी 360 डिग्री से बड़ा दिखे तो 360 से भागा दे करके जो शेष बचेगा उसके जगह रख दीजिएगा। ठीक है, 243 नंबर का सवाल। बोला है कार ए 80 किलोमीटर पर गति 80 किलोमीटर बराबर है। बोला 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, तो बी उसी समय मतलब 6 घंटे में ही ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, तो बोला बी की गति कितनी होगी। जैसा गौर करिएगा सर, यहाँ पे सवाल हम लोगों को बोला है 243 नंबर में, बोला है ए की चाल ए 80 किलोमीटर बराबर है। इसका चाल दिया है सर हम लोगों को 80 किलोमीटर बराबर। बोला 6 घंटे में, टाइम दिया हम लोगों को 6 आवर। बोला 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है,
तो वो दूरी कौन सा हम लोगों को नहीं मालूम है। तो क्वेश्चन बोला है वो दूरी कौन सा है, बोला किसी निश्चित दूरी को तय करता है। तो वो दूरी कितना होगा, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, यानी 80 गुना कितना हो जाएगा 6, यानी 80 गुना 8 के 48, 480 किलोमीटर वो दूरी होगा। बी के बारे में क्या बोला कि बी उतना ही समय में मतलब 6 घंटे में इससे 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। यानी बी के बारे में जो डाटा दिया है सर, इससे 60 किलोमीटर कम, इससे 60 किलोमीटर कम यानी कितना 420 किलोमीटर दूरी उतना ही समय में, यानी कितना समय लेता है 6 घंटा लेता है। 420 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में सफर करता है। बोला बी का चाल बताइए। वेलोसिटी ऑफ बी बराबर दूरी बट्टे समय 420 बट्टा 6 यानी हो जाएगा 70 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। सुनिएगा 244 नंबर का बोला 72 और 68 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करिए। जरा सा गौर करिएगा यहाँ पे 244 नंबर का 72, तो 72 को आप छोटे छोटे खंडों में तोड़िएगा 36 हो जाएगा। 2 18 दूना 36, 2 9 18, 3 3 9 हो जाएगा। यानी सर हम लोग 72 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं हम लोग। और बोला 68 है तो 68 को भी छोटे छोटे खंडों में तोड़ लेते हैं। 2 3 6, 2 चौके 8, 2 17 दूना 34 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा 68 बराबर 2 गुना 2 गुना 17 हो जाएगा। यहाँ देखिए जो कॉमन आता है वही एचसीएफ कहलाता है, यानी एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 बराबर हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। 45 सवाल को देखते हैं हम लोग। 245 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला एक बैंक बचत खाते पर 4% की ब्याज की दर से छमाही में ब्याज देती है तो वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज दर कितनी होगी। सर इसको लिखना चाहिए था कि छमाही में जो ब्याज है वो मूलधन में जोड़ देती है, तब एक साल का प्रभावी ब्याज क्या होगा। सवाल में थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए था। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि वो 100 रुपया लगाया। कितना लगाया सर 100 रुपया लगाया और रेट कितना दिया हम लोगों को 4% दिया है। हम ये जानना चाहेंगे कि 6 माह का ब्याज कितना मिलेगा। 6 माह मतलब 1/2 वर्ष। तो 6 माह का ब्याज कितना मिलेगा सर। यहाँ पे मूलधन ब्याज कैसे निकालते हैं। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा क्या होता है 100 होता है ना। 100 कटेगा 2 दूना 4, यानी 2 रुपये का ब्याज मिला हुआ है ना। 6 माह का ब्याज कितना मिला होगा 2 रुपया मिला होगा। बोला ये जो ब्याज मिला ना मूलधन में जोड़ दिया तो मूलधन कितना था 100 लगा हुआ था। तो अब जो मूलधन है अगले समय के लिए 100 में 2 जोड़ दिया तो अब 102 रुपया मूलधन हो गया। तो फिर रेट तो वही रहेगा 4%। अगला 6 माह का ब्याज कितना मिलेगा। अगला 6 माह का ब्याज मिलेगा इसको मूलधन 102 मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करिएगा आप तो ये हो जाएगा 50। सॉल्व करके आ जाएगा 50 दूना 100, पॉइंट हो जाएगा 0, 50 चौके होता है 200। यानी अगले 6 माह में आपको ब्याज मिलेगा 2.04 रुपया का ब्याज मिलेगा। तो 1 साल का टोटल ब्याज कितना हो गया सर 2 प्लस 2.04, तो 2 प्लस 2.04 यानी 4.04 रुपये का ब्याज मिला। आप सोचिए जब 100 रुपया लगाए तो 4.04 का ब्याज मिला, यानी कितने परसेंट का मिला। तो 4.04% कहिएगा कैसे। तो देखिए अगर आपको 100 में 30 मार्क आता है तो बोलते हैं 30% मार्क आया। 100 रुपया लगाने से इतने रुपया का ब्याज मिला, मतलब इतना परसेंट का ब्याज मिला है। ठीक है, अगला सवाल सुनिएगा 246 नंबर का। बोला एक समूह में 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट्स है। बोला प्रत्येक बच्चों में समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट्स की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए। जरा सा गौर करिएगा सर, क्या बोला है 8 बच्चा है और एक पैकेट में 12 पेंसिल आता है। ये पेंसिल को प्रत्येक बच्चों में समान में बांटना है, तो कम से कम कितना पैकेट ले आए ताकि समान बट जाए और कोई पेंसिल बर्बाद भी ना हो। गौर करिएगा जरा से सर। यहाँ पे देखिए 246 नंबर बच्चा कितना है 8 है और एक डब्बा में कितना पेंसिल आता है 12 पेंसिल आता है। एक डब्बा में 12 पेंसिल आता है। अगर सबसे न्यूनतम तो सर कम से कम एक ही होता है, एक पैकेट होता है। अगर एक पैकेट ले आएंगे तो 12 पेंसिल आएगा और सबको एक एक पेंसिल बांटेंगे तो बराबर तो बट गया, लेकिन 4 पेंसिल तो हम लोगों का बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, आप कहिएगा सर 2-2 बांट दीजिए, तो 2-2 बांट देंगे तो 8 दूनी 16 पेंसिल चाहिए।
तो फिर बराबर बराबर बांटना है, तो 16 पेंसिल, लेकिन हम लोग के पास कितना पेंसिल है, 12 पेंसिल है। तो चलिए एक पैकेट में सेटिंग नहीं खा रहा है तो 2 पैकेट ले आते हैं। तो 2 पैकेट ले आएंगे, तो 2 पैकेट ले आएंगे तो टोटल कितना पेंसिल हो जाएगा, 24 पेंसिल हो जाएगा, है ना सर। अब बच्चा तो 8 ही है, ठीक है। इस बार देखते हैं समान समान बटा जाता है और कोई पेंसिल बर्बाद भी ना हो, तो ठीक है बांटते हैं। एक एक पेंसिल देंगे तो बराबर बराबर तो बंट गया, लेकिन 16 पेंसिल बर्बाद हो रहा है, ठीक है। अब 2-2 पेंसिल देते हैं, तो 2-2 पेंसिल देंगे तो 16 पेंसिल बटेगा, फिर 8 पेंसिल बर्बाद हो रहा है, तो 3-3 पेंसिल देते हैं। 3-3 पेंसिल देंगे, समान समान बट गया और हम लोगों के पास कोई पेंसिल भी नहीं बचा है। यानी कम से कम 2 पैकेट ले आएंगे तो सभी बच्चों में समान समान पेंसिल बट जाएगा और कोई पेंसिल बर्बाद भी नहीं होगा। तो कम से कम कितना पैकेट लाना पड़ेगा सर, 2 पैकेट, ठीक है। 2 पैकेट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे सुनिएगा, बोला है एक वस्तु 20% हानि से 2400 रुपया में बेची जाती है, 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य कितना होनी चाहिए। जैसा गौर करिएगा सर, जब भी लाभ या हानि होता है वो क्रय मूल्य पर ही होता है। क्रय मूल्य अपने आप में पहले से 100% रहता है। 20% लाभ कमाना है तो क्रय मूल्य के 120% पे बेचना पड़ेगा। अब 20% हानि में बेचे हैं, मतलब क्रय मूल्य के 80% पे आप बेचे हैं। जैसा गौर करिएगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने 247 नंबर के सवाल में क्रय मूल्य को x रुपया मान लिया। जैसा गौर करिएगा, क्रय मूल्य को x रुपया मान लिया, बोला 20% हानि पर बेचा है। कितना हानि हुआ है सर, 20% का हानि हुआ है। कितना में बिका, विक्रय मूल्य हम लोगों को दिया है, विक्रय मूल्य बराबर दिया है 2400 रुपया, यानी 2400 में बिक तो गया लेकिन 20% हानि हुआ है। बोला कितना में बेचा जाए ताकि 20% का लाभ हो। लाभ कमाना है ना सर आपको, इसके लिए सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। क्रय मूल्य x है और 20% हानि पर बिका, मतलब क्रय मूल्य के 80% पर बिका है। क्रय मूल्य का 80% पर बिका, लेकिन बिका कितना में, 2400 में। तो x का मतलब 80/100 बराबर हो जाएगा 2400 रुपया। देखिए ये जीरो कट जाएगा, 8×3=24, यानी क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 3000 रुपया। तो क्रय मूल्य हम लोगों को पता चल गया 3000 रुपया है। बोला कितना में बेचे ताकि 20% लाभ हो। हाँ तो सर 20% लाभ कमाने के लिए 20% अधिक में बेचना पड़ेगा, यानी क्रय मूल्य 100% है। अब 20% अधिक करिएगा तो क्रय मूल्य के 120% पे बेचना होगा, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3000 का 120%। इसको हल करिएगा तो 3000 का मतलब गुना 120/100 हो जाएगा। देखिए जरा सा यहाँ हो जाएगा 12×3=3600 रुपया। टोटल कितना में बेचना होगा वस्तु आपको, 3600 रुपये में, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।